बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डायमंड भाई फ्रॉम गोल्डन किले। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी दीवार की कहानी सुनाना चाहता हूँ। दीवार आमतौर पर एक इमारती, घरेलू या इलाकाई जगह की हिफाजत या हदूद में रखने वाली अमूदी साख्त होती है। यह मुख्तलिफ मटेरियल से बनाई जाती है, जैसे ब्रिक्स, वुड, कॉन्क्रीट, मड वगैरह से बनाई जाती है, और इसका मकसद डिफाइनिंग बाउंड्रीज, प्रोवाइडिंग सपोर्ट या फिर प्रोटेक्शन फ्राहम करना होता है। ये तो हो गई दीवार के बारे में आम फहम डेफिनेशन। ऐसी दीवार की बात करते हैं जिसके जरिए ना सिर्फ एक मुल्क को आइडियोलॉजिकली और फिजिकली भी डिवाइड करने की कोशिश की गई। यह दीवार कंक्रीट से बनाई गई थी और टावर्स बनाने के लिए गार्डर्स का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसी दीवार थी जिसको बाद में डेथ स्ट्रिप का नाम दे दिया गया, जिसमें एंटी व्हीकल ट्रेंचेस, बेड्स ऑफ नेल्स और दीगर सामान मौजूद थे। इस दीवार का बुनियादी मकसद ईस्ट जर्मनी सिटीजन्स को वेस्ट की तरफ भागने से रोकना था। जी, तो हम बात कर रहे हैं बर्लिन वॉल की। बर्लिन इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। बर्लिन वॉल वो सरहदी दीवार थी जो मशरिकी और मगरबी बर्लिन को एक दूसरे से अलहदा करती थी, और इसकी तामीर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ईस्ट जर्मनी ने 13 अगस्त 1961 को शुरू की। इस दीवार को 22 दिसंबर 1989 में खोला गया, और इस दीवार ने 1961 से 1989 तक वेस्ट और ईस्ट के दरमियान तिजारत और हिजरत को रोके रखा। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को तकसीम करने वाला ऐसा बॉर्डर जिसने जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया। द डेमोलिशन ऑफ द वॉल ऑफिशियली बिगेन ऑन 13 जून 1990 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 1994। ये इतनी सादा सी बात नहीं है जैसा कि बयान की गई है। इस दीवार को पूरी दुनिया में डिवीजन का ग्लोबल सिंबल माना जाता है, जबकि ईस्ट और वेस्ट के शहरियों ने इस दीवार की मुखालफत की और अपने मुल्क के दरमियान खड़ी दीवार को तोड़ दिया। जर्मनी को रीयूनाइटेड करवाया कि ये एक यूनिफाइड कंट्री बने, क्योंकि ये डिवाइड ना सिर्फ पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल नहीं था, बल्कि ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी था। तो चले आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इसका आगाज वर्ल्ड वॉर 2 से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस कंट्रीज और अलाइड कंट्रीज के दरमियान लड़ी गई। एक्सिस कंट्रीज में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, जबकि अलाइड कंट्रीज में फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, बेल्जियम, नॉर्वे, सोवियत यूनियन वगैरह शामिल थे। इन दोनों गिरोहों के दरमियान जंग लड़ी गई और एक्सिस कंट्री से जंग हारी गई थी। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 हारी। देन हिटलर कमिटेड सुसाइड। जर्मनी ने जब वर्ल्ड वॉर 2 हारी तो इसके बाद क्या हुआ? हिटलर के मरने के बाद अलाइड कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि जर्मनी को अपने कंट्रोल में कर देंगे। जर्मनी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ईस्ट जर्मनी को सोवियत यूनियन को दिया गया और वेस्ट जर्मनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा यूएसए को, दूसरा यूके और तीसरा फ्रांस को दिया गया, और सोवियत यूनियन का हिस्सा बाद में ईस्ट जर्मनी बना। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी और अलाइड कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी। वेस्ट जर्मनी पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेट की और ईस्ट जर्मनी पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को डोमिनेट किया। अब ऐसा नहीं था कि जर्मनी खुद इन आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। हरगिज नहीं था कि ईस्ट जर्मनी में रहने वाली कम्युनिस्ट और वेस्ट जर्मनी में रहने वाले कैपिटलिस्ट थे। ये तो सिर्फ एक एग्रीमेंट था जो कि अलाइड कंट्रीज के दरमियान हुआ था। जो जर्मन एरियाज में रहते थे उनके दरमियान मेल मिलाप होता रहता था। वो अक्सर बॉर्डर क्रॉस करके ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाते रहते थे।
यहाँ तक कि वो परमानेंट माइग्रेशन करने लगे, पर ये जो परमानेंट माइग्रेशन थी ये सिर्फ एक साइड से होते हुए नजर आ रही थी। सिर्फ ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी जा रहे थे। ऐसा क्यों था? सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक्स और दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज की इकोनॉमिक्स बहुत ही सेंट्रलाइज्ड थी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की वजह से एजुकेशन और हेल्थ केयर तो फ्री मिल जाता था, ये बात बहुत ही अच्छी है, लेकिन जॉब्स बहुत ही कम मिलती थी। जॉब्स कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा थी। जॉब्स की कमी की वजह से ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी की तरफ गए। सूरत हाल इतनी बुरी थी कि 1961 में 20% तकरीबन 35 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ गए। ईस्ट जर्मनी के लीडर वाल्टर एल्बिट ने सोवियत यूनियन से पूछा व्हाट टू डू अबाउट बर्लिन। सोवियत यूनियन यूएस प्रेसिडेंट से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि वेस्ट बर्लिन का पूरा हिस्सा हमें ही दे दो, अमेरिका अपनी फोर्स हटा दे, मतलब ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन मिलकर ईस्ट जर्मनी बन जाए। बट ऑब्वियसली द यूएसए रिफ्यूज टू डू इट। हर तरफ ये न्यूज़ फैलने लगी कि बर्लिन में एक दीवार बनाई जाएगी जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को एक दूसरे से अलग करेगी। लेकिन जब ईस्ट जर्मनी के लीडर वाल्टर एल्बिट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, he intended to build such a wall. He claimed that they had no intentions to building any wall, but like every politician, he was too a liar. लेकिन ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने सीक्रेटली दीवार की तामीर शुरू कर दी और 13 अगस्त 1961 को दुनिया को पता चला कि वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के दरमियान दीवार बना दी गई। चूंकि वेस्ट जर्मनी का पूरा हिस्सा ईस्ट जर्मनी के अंदर आता था, तो ऐसा नहीं था कि बर्लिन वार सिर्फ एक ही साइड पर थी। इस दीवार ने पूरे वेस्ट बर्लिन को घेर रखा था। पूरी दीवार में चेक पॉइंट्स थे। एक बहुत ही फेमस चार्ली चेक पॉइंट था। 1961 पे यहाँ एक मेजर स्टैंड ऑफ हुआ था और ये यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान हुआ था। एक तरफ से अमेरिकन टैंक्स और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन के टैंक्स आ गए। लोगों को लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ और वो पीसफुली वापस चले गए। लेकिन लोग इस बर्लिन वॉल से बहुत परेशान थे और इस दीवार को क्रॉस करने के लिए मुख्तलिफ तजर्बे करने लगे। कुछ लोगों के घर दीवार के पास थे तो वो अपने घर की खिड़कियों से छलांग लगा देते थे। ऐसा करने की वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन वेस्ट जर्मनी के लोग इनकी मदद करते थे क्योंकि वो भी रीयूनाइटेड होना चाहते थे। फिर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इन खिड़कियों को ईंटों के जरिए बंद किया जाए। कुछ लोगों ने दीवार के नीचे एक टनल बनाई जो ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी की तरफ बनाई गई। 1979 में 2 आदमियों ने एक ऐसा हॉट एयर बलून बनाने की कोशिश की जो इनको दीवार की दूसरी जानिब उतार दे, लेकिन पहली कोशिश नाकाम हुई और वो हॉट एयर बलून ईस्ट जर्मनी में गिर गया। मगर दूसरी कोशिश कामयाब हुई और वो हॉट एयर बलून वेस्ट जर्मनी में उतरा। 1980 तक इन्फ्लुएंस कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। फॉर्चुनेटली इन 1985 सोवियत यूनियन को एक नए लीडर माइकल गॉर्बाचोव मिले, जिन्होंने चीज़ों को कंट्रोल में लाने की कोशिश की और प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज किया। इन्होंने इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज किया और प्राइवेट कंट्रीज को अपने मुल्क में अलाउड किया। 1988 में सोवियत यूनियन ने फर्स्ट मैकडॉनल्ड्स खोलने की परमिशन दी, लेकिन तब तक हालात इतने बुरे हो चुके थे कि माइकल गॉर्बाचोव जहां भी जाते तो लोग कहते हमें बचा लो। 1987 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने माइकल गॉर्बाचोव से बात करते हुए एक फेमस स्पीच की। जनरल सेक्रेटरी गॉर्बाचोव, ओपन दिस गेट, मिस्टर गॉर्बाचोव, टीयर डाउन दिस वॉल। फाइनली ईस्ट जर्मनी की हुकूमत ने लोगों के प्रेशर में आकर ये फैसला किया कि जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है उसको कम किया जाए। 9 नवंबर 1989 को गुंटर शबाउस्की, जो पार्टी स्पोक्स पर्सन थे, जिनका काम था कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को कम्युनिकेट करेंगे कि अब रेगुलेशंस को ईस्ट डाउन किया जाएगा, लेकिन
प्रॉब्लम ये थी कि गुंडा शबाउस्की उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, इसलिए वो नहीं जानते थे कि ईस्ट डाउन कब से अप्लाई की जाएगी। He said, as I understand it, it goes into effect immediately without delay. हर जगह यह खबर फैल गई कि ईस्ट जर्मनी अनाउंस्ड के बॉर्डर खोला जाएगा। जैसे ही अवाम ने खबर सुनी वो बॉर्डर पर पहुंच गई और उन्हें लगा कि बॉर्डर खोला जा रहा है और हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। The guards present in the border were very confused. वो नहीं जानते थे कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने अपने सीनियर्स से पूछा कि अब क्या करना है। सीनियर्स ने कहा कि लोगों को कंट्रोल में करो। हजारों की तादाद में लोग बॉर्डर पर खड़े थे और इनको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल था। एट द लास्ट गार्ड्स बॉर्डर से नीचे उतरे और हजारों लोग बॉर्डर को तोड़कर दूसरी तरफ दाखिल हो गए। तो इस तरह इन्होंने अपने मुल्क के दरमियान खड़ी ये दीवार तोड़ दी। इसलिए 9 नवंबर 1989 को हिस्टोरिक डे भी कंसीडर किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Must subscribe our YouTube channel. Golden Clay, edited by .con Editor Official.